बिहार के कई शहरों में गोलीबारी से हड़कंप। पटना के फुलवारी शरीफ में गोलीबारी। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। मिथिलांचल को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। झंझारपुर निर्मली ट्रेन को आज हरी झंडी मिलेगी और 88 साल बाद इस रेल खंड पर ट्रेन दौड़ेगी। और मिथिलांचल को आज भारतीय रेल की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात न सिर्फ क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएगी बल्कि लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काफी करीब ला देगी। अलग थलग पड़ चुके दो क्षेत्रों के लोग इससे करीब आएंगे, रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, नहर और ससुराल के बीच की दूरी घट जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस सौगात की जिससे कोसी नदी के चलते दो भागों में बटा मिथिलांचल करीब 88 साल बाद रेलवे के नक्शे पर एक हो जाएगा। कोसी नदी पर रेल पुल और झंझारपुर निर्मली के बीच आज इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी के झंझारपुर रेलवे स्टेशन से सुपौल जिले के निर्मली स्टेशन और निर्मली से आसनपुर कुपहा तक रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेशन से झंझारपुर होते हुए सहरसा स्टेशन तक रेल सेवा पूर्णतः बहाल हो जाएगी। फिलहाल इस रेल खंड पर प्रतिदिन 3 जोड़ी गाड़ियों का परिचालन होगा जो लहरियासराय से दरभंगा, सकरी, झंझारपुर, तमुरिया, निर्मली, सरायगढ़ और सुपौल होते हुए सहरसा तक जाएगी। बताया जा रहा है कि साल 1934 के पहले इस रूट पर दरभंगा सहरसा के बीच रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन 1934 में आए भूकंप में कोसी नदी पर बना ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मधुबनी जिले के रेल यात्रियों को सुपौल और सहरसा जाने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया का चक्कर लगाना पड़ता था। और जो महासौगात आज मिथिलांचल को मिलने जा रही है उसके लिए मिथिला को करीब 88 सालों तक का इंतजार करना पड़ा और आज मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक दिन है। चलिए बात कर लेते हैं। सहरसा दरभंगा के बीच ट्रेन सेवा की शुरुआत आज होने जा रही है और ट्रेन सेवा से मिथिलांचल का एकीकरण होगा। 88 साल बाद सहरसा दरभंगा के बीच ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी और 88 साल पहले 1934 तक छोटी लाइन पर ट्रेन सेवा उपलब्ध थी। 1934 के भूकंप, कोसी बाढ़ के कारण रेलखंड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 1584 करोड़ की लागत से बना है ये रेलखंड और साल 1887 में छोटी लाइन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते आगे और अब समझते हैं कि इस रेलखंड से कैसे बदल जाएगा मिथिलांचल। रेल सेवा से मिथिलांचल का विकास होगा, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के लोगों को फायदा होगा और करीब 2.5 करोड़ लोगों को ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। इलाके के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक दूरी खत्म हो जाएगी और लोगों की नहर और ससुराल की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लोग करीब आ जाएंगे और दोनों क्षेत्र के लोगों के बीच रिश्तेदारी जो है वो भी बढ़ेगी। सुपौल से दरभंगा की दूरी 275 किलोमीटर थी। नए रेलखंड से दूरी करीब आधी रह जाएगी और न सिर्फ समय बल्कि पैसे की भी बचत होगी। बढ़ते आगे और अब समझते हैं कि कैसे साकार हुआ ये पूरा सपना। 15 अगस्त 2002 को अटल सरकार ने रेलखंड की घोषणा की थी। 6 जून 2003 को निर्मली रेलखंड की नींव रखी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नींव रखी थी। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश
कुमार की इसमें अहम भूमिका थी। 491 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर महासेतु का निर्माण हुआ और 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का लोकार्पण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरायगढ़ आसनपुर कुपहा रेलखंड का लोकार्पण किया। तो आज मिथिलांचल के लिए कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन और 88 साल बाद रेलखंड जो है वो शुरुआत हो रही। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अमित रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए मिथिलांचल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और 88 साल के बाद रेल सेवा शुरू हो रही है, तो कैसा उत्साह लोगों में? स्वागत जो वो आज मिलना है मिथिलांचल के लोगों को, तो लोग काफी उत्साहित हैं। तकनीकी समस्या की वजह से संवाददाता तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आज मिथिलांचल के लिए और मिथिलांचल वासियों के लिए आज ये अहम दिन, जहां झंझारपुर निर्मली रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और 88 साल बाद रेल खंड जो है उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक दिन है। झंझारपुर निर्मली ट्रेन को आज हरी झंडी मिलने वाली, आपको बताते चले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री उद्घाटन करेंगे। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अमित रंजन हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, आज देखिए 88 साल के बाद रेल सेवा की शुरुआत हो रही है, मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक दिन, कैसा उत्साह लोगों में? ये मधुबनी के झंझारपुर रेलवे स्टेशन पे लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है का जब आवागमन शुरू होगा। ये इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका रहा और यहाँ एक तरह से व्यापार जो है वो काफी ठप हो गया हुआ था। तो कहा जा रहा है कि जो ये विकास की रफ्तार है उसमें तेजी आएगी। लोग काफी उत्साहित हैं और दोपहर 2 बजे यहाँ जो रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो दिल्ली से जब हरी झंडी दिखाएंगे तो इस इलाके में उसके बाद जो ये ट्रेन की जब आवाज गूंजेगी तो उस समय यहाँ लोगों का उत्साह और देखते बनेगा। फिलहाल अभी लोग काफी पलों से सालों से ये इस पल का इंतजार करते रहे हैं, तो लोग बेसब्री से आज दोपहर 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन यहाँ से कोसी को पार करते हुए तब सुपौल और ये सहरसा पहुंचेगी। क्योंकि ये जो सालों से जो मिथिलांचल का इलाका 2 भाग में बटा हुआ था और लोग काफी लंबी दूरी जो यहाँ से मधुबनी से दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया होते हुए लोगों को जाना पड़ता था, वो दूरी अब यहाँ मात्र कुछ जो जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता था, वो दूरी अब यहाँ बताया जा रहा है कि 2 घंटे में लोग और पास काफी ज्यादा समय और पैसे की बचत होगी और जो आपस में लोगों का आना जाना वो बढ़ेगा और व्यापार सही मायने में काफी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये जो रेल खंड है ये आगे नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ से जाने की सुविधा होगी। तो इस इलाके का जो व्यापार है मिथिलांचल का, जो खास करके जो मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा हुआ, जो आर्ट से जुड़ा हुआ जो व्यापार है, वो यहाँ से बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वगैरह तक जाने की सुविधा मिलेगी। तो लोग इस महीने में ये यहाँ मिथिलांचल के लिए तस्वीर बदलने वाला ये जो सौगात है, ये क्या कह सकते हैं कि इस इलाके की पूरी तस्वीर बदलेगी। ये जो आज से जो यहाँ ये रेल सेवा जो शुरू होगी, ये काफी हद तक इस इलाके में लोगों को रोजगार और खुशहाली लाएगी इस इलाके में। जी गंगा, वाकई हमें देखिए करीब 88 साल के बाद लोगों को अब ये सेवा मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा और आज देखना होगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात सहरसा की। सहरसा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां कबाड़ दुकान में भीषण आग लग गई है और इस आग की चपेट में 3 दुकान आ चुके हैं और आपको बताते तीनों दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। सुबह सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल रहा। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और आग में लाखों का सामान जलकर राख भी हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से ये भीषण आग 3 दुकानों में लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सहरसा से, जहां आग की चपेट में 3 दुकानें आ गई और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह आग है। फिलहाल आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कबाड़ की दुकान में आग लगी थी और इसकी चपेट में 3 दुकानें आ गए और ये भीषण आग की तस्वीरें देखिए कितनी भयावह ये आग की तस्वीरें। सुबह सुबह आग से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
फ्रिज बेले, शोकेस बेले, बड़का लोहिया बेले, गैस सिलेंडर बेले, टेबुल कुर्सी बेले, मिठाई बेले, ठंडा और अढ़ाई 3 लाख के सामान। और बेगूसराय में भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलागढ़ गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से एक दबंग युवक महिला को बेरहमी से पीट रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, तो ये वीडियो आपके सामने किस तरह से एक दबंग महिला को पीट रहा है वो देखिए। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक दबंग के पास जब दलित महिला मजदूरी मांगने के लिए गई तो युवक ने उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर गोपालगंज में साइबर अपराधियों का कहर जारी। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब जिलाधिकारी की फर्जी प्रोफाइल बनाकर सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम नवल किशोर चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर के मुताबिक अपराधी व्हाट्सएप पर डीएम की फर्जी डीपी लगाकर लोगों और सरकारी कर्मियों को मैसेज भेजकर उनसे ठगी कर रहे हैं। जब लोगों ने इस मामले की शिकायत डीएम से की तो जिलाधिकारी ने मामले की जांच का आदेश देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि मामले में अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। और जेडीयू ऑफिस में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी अब हर गांव में कमर कसकर 10 सदस्य बनाने का संकल्प रखी है। आपको बताते चले कि जेडीयू का क्या प्लान है, इसके बारे में हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज बता रहे हैं। जेडीयू के संगठन को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू ने एक बड़ा प्रयास शुरू किया है और तमाम बड़े नेताओं का, खासकर जिला अध्यक्ष हो या फिर प्रभारी हो, उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिला में हर पंचायत में 10 सदस्य बनाए और वो सदस्य सही बना है कि नहीं बना है इसकी पूरी जिम्मेवारी उन्हीं पर होगी और इसका मॉनिटरिंग लगातार जेडीयू दफ्तर से किया जा रहा है। और आज वो तमाम लोग, कई जिलाध्यक्ष आज जेडीयू दफ्तर में पहुंच रहे हैं। उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग है और खासकर उस जिला के विधायक अगर हैं तो उन्हें भी बुलाया गया है और जो भी आंकड़े उन्होंने जेडीयू दफ्तर में दिया है कि ये सदस्य बने हैं, वो वाकई में सदस्य बने हैं कि नहीं बनेंगे, आज उसकी पूरी रिपोर्ट आज जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक में उन लोगों से मांगी जाएगी और तमाम जिला अध्यक्षों और प्रमुखों को वो लिस्ट दी जाएगी कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन उनका कीजिए कि वो सदस्य जेडीयू के बने हैं कि नहीं बनेंगे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की एक बड़ी कवायद है और बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस महीने में कि संगठन को लेकर जेडीयू अब कोई कोताही करने के मूड में नहीं है। और इसके पहले संगठन सिर्फ कॉपी में बन गया था, किताबों में बन गया था, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाया था, जिसकी वजह से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था विधानसभा चुनाव में। तो इस बार जेडीयू की पूरी कोशिश है कि न सिर्फ संगठन को मजबूत बनाया जाए बल्कि संगठन से लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं उनकी पूरी जानकारी समय रहते जेडीयू के पास आ जाए। और इसी के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो अभी तक जानकारी दी गई है पार्टी दफ्तर को वो सच है या फिर कोई गलती। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और नालंदा जिले में नीरा का उत्पादन कर उसकी पैकेजिंग की जा रही है, जिससे नीरा का कारोबार फल फूल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स को अब मात दे रहा है नीरा। ये बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी भी माना जाता है। प्रदेश में नीरा का कारोबार बढ़ रहा है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नीरा प्लांट में नीरा बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस नीरा प्लांट में हर दिन 1500 लीटर से अधिक नीरा बनाए जा रहे हैं। हर दिन मशीन से करीब 8000 बोतल नीरा की पैकेजिंग की जा रही है, जिसे अन्य जगहों पर भेजा भी जाता है। 15,000 लीटर हम लोग नीरा यहाँ प्राप्त करते हैं और लगभग 1500 लीटर और लगभग 7,500 से लेके 8,000 लीटर पैकेट तक हम उसका तैयार करके मार्केट में भेजते हैं। कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं? अभी तक तो हम पटना, नालंदा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, ये सहरसा, सुपौल, ये सभी जगह भेज चुके हैं। मतलब नीरा का मांग बढ़ी है? मांग बढ़ा, निश्चित रूप से मांग बढ़ा है। नालंदा डेयरी ये प्लांट संचालित करती है, जहां जिले के कई गांवों से ताड़ के पेड़ से निकाली गई ताड़ी को मंगाकर उससे नीरा बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।
यहाँ नीरा के पैकिंग हर दिन हम लोग 1500 से ऊपर 1600, 1700, 1800 पैकिंग करते हैं, जिसमें 600, 700, 800 कार्टून हम लोग पैक करते हैं, जो कि हर डे जाता है। आरा गया है, समस्तीपुर गया है और गोपालगंज गया है, और हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मार्केट में जाए और लोगों तक पहुँचे, जो कि हमारा नीरा हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। हम लोग नीरा लेते हैं, जो रॉ नीरा बाहर से आता है, जो चिलिंग सेंटर से, उसके बाद हम लोग इसमें डम टैंक में लेते हैं। डम टैंक लेने के बाद हम लोग इसको चिलिंग करते हैं लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चिलिंग करने के बाद हम लोग उधर पास्चराइजर लगा हुआ है, पास्चराइजर से हम लोग ऊपर टैंक है उसमें हम लोग डालते हैं, और उसके बाद बाई ग्रेविटी जो है नीचे आता है, हम लोग पैकिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ साफ कहना है कि जो है नीरा का मांग बढ़ गई, इस कारण से नीरा का यहाँ पैकिंग का भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है, और ख़ास करके देर रात तक नीरा का पैकिंग की जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। और बुलेटिन में अब बात लखीसराय की। लखीसराय से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब के अड्डों पर दबिश दी गई है और शराब की 2 भट्टियां ध्वस्त की गई है। शराब को नष्ट भी किया गया है और शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट किया गया। आपको बताते चले कि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए और तालीकोड़ासी के पहाड़ी में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपके सामने की किस तरह से शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है और शराब की 2 भट्टियां ध्वस्त की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम पटना पहुंची और टीम ने बिहार के छपरा मंडल कारा जेल और बेऊर के केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया। साल 2020 में छपरा जेल में स्प्रिट पीने से हुई मौत की शिकायत पर निरीक्षण करने की टीम बिहार आई थी और निरीक्षण के बाद टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जेल आईजी को सौंपी है, जिससे कई बात भी सामने आई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बंदियों की संचमन क्षमता को बढ़ाने के लिए और प्रोजेक्ट हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। लगभग 47,750 का वर्तमान हम लोगों का बंदियों का संचमन क्षमता है, और 1 अप्रैल के डाटा के हिसाब से लगभग 63,000 था, जो अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। वो डाटा बढ़ के अभी लगभग 64,000 हुआ है। टोटल कैदियों का संचमन 59 जेलों में लगभग 64,000 के आसपास हम लोग यहाँ कैदी हैं। उद्देश्य ये था कि जेल में कैदियों की सुरक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, उनके खान पान का विषय हो, और अन्य विषय जो है उनके स्वास्थ्य से, उनके जीवन से, उसमें कहीं मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है, ये देखने का मुख्य विषय था। उधर भागलपुर के भेकनपुर मोहल्ले में एकमात्र सरकारी ब्लाइंड स्कूल बेहाल है। स्कूल में करीब 3 साल से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। मात्र 8 छात्रों का नामांकन है, लेकिन केवल 2 छात्र ही स्कूल आते हैं। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से स्कूल बदहाल है। पटना से आई टीम ने भी इस ब्लाइंड स्कूल का निरीक्षण किया और लापरवाही के इस बात का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के ब्लाइंड स्कूल में। आप देख सकते हैं कि इस प्रमंडल का एकमात्र ब्लाइंड स्कूल ये है, और यहाँ पर जो है अब मात्र 2 बच्चे हैं। 8 बच्चे नामांकित हैं इस स्कूल में, लेकिन 6 बच्चे जो है अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि जो सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा जो है काफ़ी कुछ दिया गया है, ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने कुछ दिया नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। अधिकारियों की लाल फीताशाही और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है ये स्कूल को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति हो गई है स्कूल की? स्कूल की स्थिति तो खैर नामांकन नहीं होने के कारण दयनीय स्थिति है बच्चों की, और स्थिति इस तरह तो फिर दिक्कत हो सकती है ब्लाइंड बच्चों के लिए। और जो आप है जो देख ही रहे हैं सामने में, सरकार सारी सुविधा दे रही है, उसके बाद ये क्या कारण लग रहा है सर? अब ये विभाग की बात है तो विभाग से आप बात कर सकते हैं। हम तो विभाग के अधीन हैं, तो विभाग जो कहती है उसके अनुसार हम चलते हैं। क्या आप देखें यहाँ पर क्या नजर आया? सर, यहाँ की स्थिति अत्यधिक बदतर है, और मैंने यही फील किया यहाँ पे आकर के कि यहाँ ऊपर से नीचे तक लूट मचा हुआ है, और प्रशासनिक उदासीनता तो है ही, विद्यालय प्रशासन की उदासीनता, वेलफेयर की उदासीनता, और इसी को लेकर के हमने आज जिला पदाधिकारी से भी मिला है
और अपनी बात रखी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा बेहतर करने की सोच थी और सरकार ने ऐसा किया भी कि यहाँ पर जो बच्चे आए उनको सारी सुविधा मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है बच्चों को सुविधा तो नहीं मिली, लेकिन उसको कबाड़ के रूप में बना दिया गया है। नए नए टाइल्स लगाए गए थे, धूल फाँक रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि सरकार की सोच पर कहीं से सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो सरकार की कितनी बात समझते हैं इस स्कूल को देखने के बाद समझा जा सकता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में नर्स हॉस्टल खाली करने के विवाद का मामला तब गंभीर हो गया जब पुलिस हॉस्टल खाली कराने पहुंची और इस दौरान नर्स पर लाठीचार्ज की नौबत भी आ गई, लेकिन बावजूद इसके नर्सों को हॉस्टल छोड़ना पड़ा और अधिकांश नर्सों ने हॉस्टल खाली कर दिया और फिलहाल हालात सामान्य दिख रहे हैं। और पटना के पीएमसीएच हॉस्टल का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पटना के पीएमसीएच प्रशासन ने पीएमसीएच में जो नर्सिंग हॉस्टल है जहां पे नर्सें रहती हैं उन्हें खाली करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन नर्स मानने को तैयार नहीं हुई और वो हॉस्टल खाली करने को तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा और नौबत लाठीचार्ज तक आ गई और लाठीचार्ज में कई नर्सें घायल भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आखिरकार पुलिस के दबाव की वजह से कई नर्सों ने हॉस्टल अब खाली कर दिया और जो खबर मिल रही है कि लगभग आधे से ज़्यादा नर्सों ने जो पीएमसीएच में नर्सिंग हॉस्टल है जहां पर वो रहती हैं वो खाली कर दिया है। और ये पूरा वाकया इस तरीके से हुआ है कि राजा पाकड़ वैशाली में इन नर्सों को शिफ्ट किया गया है, चूंकि पीएमसीएच में निर्माण कार्य चल रहे हैं और प्रशासन ने कहा है कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप लोग राजा पाकड़ वैशाली में रहें, वहीं पर ट्रेनिंग करें। और इसके लिए नर्स तैयार नहीं थी और उन्होंने कहा कि पटना में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि राजा पाकड़ वैशाली यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। इस वजह से नर्सों ने शर्त रखी थी, लेकिन प्रशासन पीएमसीएच प्रशासन ने माना नहीं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राजा पाकड़ वैशाली में ही जाकर आपको रहना होगा। और कल काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ था और कई नर्सें घायल भी हो गई हैं। अभी भी बताया जा रहा है कुछ नर्स घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। और पीएमसीएच का जो नर्सिंग हॉस्टल है वहाँ से कई नर्सें यहाँ से जा चुकी हैं और कई नर्स धीरे धीरे यहाँ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, खासकर राजा पाकड़ वैशाली में जहाँ इन्हें भेजने की बात कही गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।